वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास साइंस का है, क्लास 7th का। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। तो ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम का एक चैप्टर है ये। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका मतलब हम बताते हैं। चैप्टर का मतलब दे रखा है पादप। पादप मतलब होता है पौधा, ठीक है। पौधा हो चाहे कोई पेड़ हो उसको हम पादप ही बोलते हैं। और उसमें पोषण किस तरह से होता है हम ये पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर के अंदर को। यहाँ पर लिखा हुआ है पोषण का मतलब। तो लिखा है कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है ना। जीव किसे कहते हैं? तो जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं ना, वो किस तरह से खाते पीते हैं वो आपने पढ़ा था 6th क्लास में। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। ठीक है बच्चों, घटक मतलब ये होता है कि हमें ये भोजन से मिलते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इस फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सब क्या है हमारे, तो ये भोजन के घटक है। इससे हमें प्रोटीन मिलता है ना। और क्या आता है? खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा मिलता है जिसे फैट बोलते हैं, या विटामिन ए बी सी है ना, कुछ इस तरह से। पानी हमें मिनरल्स देता है। तो यहाँ पर दे रखा है ना 6 तत्व। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्लास 6 में पढ़ रखा हुआ। चलिए चलते हैं आपके पेज पर। ठीक है, तो इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? भोजन के घटक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपने फोटो में देखा लिखा है भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इसे को क्या कहते हैं हम लोग? पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो जीव हैं सभी को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना भोजन के कोई रह नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, लिखा है पौधे है ना, पादप या पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इंसान अपना खाना नहीं बना सकता। देखो यहाँ पर लिखा है परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो इंसान है यानी जो जानवर है, यहाँ पर ना प्राणी, तो प्राणी मतलब होता है कोई भी जानवर। ठीक है, तो जो भी जानवर है वो सब क्या करते हैं? वो सब किसी न किसी तरह से किसी न किसी डिपेंड होते हैं। जैसे पौधों पे डिपेंड हो या जानवर डिपेंड हो। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। देखिए ये जैसे इंसान हो गया ना, इंसान हो गया, वो इस पे डिपेंड करता है ना, इन पे डिपेंड करता है और इन पे डिपेंड करता है। तो ये पौधे हैं, ये सब इन पे खाता है ये। ठीक है, तो ये इंसान इन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन पौधे क्या अपना खाना तो वो खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझो कि पौधे जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो इंसान है वो खाने के लिए या तो जानवरों पर डिपेंड होता है या इन पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अतः मानव तथा अन्य प्राणी परोक्ष, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों का मतलब होता है कि पेड़ों पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ों पर या पौधों पर डिपेंड होकर अपना खाना पीना खाते हैं। ओके, तो आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। क्या दे रखा है? देखो इसका मैं मतलब बताता हूँ। परोक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट और इसका होता है इनडायरेक्ट। मैं इस फोटो में आपको इस फोटो द्वारा दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो इंसान है वो या तो इसको खाएगा या इसको खाएगा, है ना, इन सबको खाएगा। तो ये जो जानवर है, जो ये जो जानवर ये क्या खाते हैं? तो बेसिकली ये पेड़ पौधे ही खाते हैं। पेड़ पौधे खाएंगे तो यानी कि ये पेड़ पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये भी नहीं हो पाएंगे और फिर इंसान भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, और मेन बात है कि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव जो है, इंसान या अन्य प्राणी, वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो आगे आते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पादपों में पोषण विधि, यानी कि पौधे किस तरह से खाना बनाते हैं। तो लिखा है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, पौधे ही होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लिखा है ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश क्या होता है? तो बच्चों लोग परिवेश होता है उनके आसपास, है ना, उनके आसपास, उनके चारों तरफ। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर क्या क्या लिखा था, तो देखो जल, है ना, जल उनको मिल जाता है जमीन के अंदर से, या तो हम पौधों को जल देते हैं। उसके अलावा यहाँ बच गया कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है, हमारी बॉडी से निकल के उन्हीं के पास जाता है। और लिखा है खनिज, खनिज मतलब होता है जो पेड़ों के नीचे होते हैं ना, जो भी मिनरल्स उनको चाहिए वो मिल जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, लिखा है पोषक पदार्थ शरीरों सजीवों की सारी संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो यानी कि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी देता है। क्या क्या करता है वो, हमारी शारीरिक संरचना को बनाता है, यानी हमारे शरीर को ठीक करता है, और हमारे वृद्धि देता है। वृद्धि मतलब हमारी उम्र बढ़ाता है या हमारी हाइट बढ़ाता है ना बच्चों। और क्षतिग्रस्त क्या होता है, जहाँ भी टूट फूट हो जाए, जैसे आपकी हड्डी टूट जाए है ना, तो वो हड्डी को ठीक करने में, रख रखाव में हेल्प करता है ये। और विभिन्न प्रक्रम मतलब कि हम सांस लेते हैं, चलते हैं, उनमें क्या करते हैं ये, हमें एनर्जी भी देते हैं। नेक्स्ट लिखा है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सजीव क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था सजीव वो होते हैं जो जीवित है, जो जिंदा है। तो ऐसे जीव जो जिंदा हैं और वो भोजन करते हैं, उस विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। जैसे कि पौधे, मैंने आपको बताया ना अभी कि पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्वपोषण। ठीक है बच्चों, इसी को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, लिखा है आगे लिखा है अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो देखो जंतु बताया गया यानी जानवर, और अधिकतर जीव जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भोजन खाते हैं, पेड़ों खाते हैं या पौधों को खाते हैं, तो उसमें खाना बना होता है, तो वही हम भी खाते हैं, तो ऐसे को हम विषमपोषी कहते हैं, यानी कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है, तो लिखा है पहेली जहाँ चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो इसका आंसर देखो मैं बताता हूँ, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा है, पर मैं इसका आंसर मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, इसका ये क्या चाहती है कि जो पौधे हैं वो ये सब लेकर खाना बनाते हैं, तो हमारा शरीर क्यों नहीं बना पाता। तो सीधा इसका आंसर है कि पौधों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नाम का एक चीज होता है, उसी से वो खाना बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग खाना नहीं बना सकते। आगे लिखा हुआ है, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, यानी पौधे जब खाना बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, क्या वो जड़ों में बनाते हैं, है ना, क्या उसकी छाल में बनाते हैं, या फलों में बनाते हैं, या पत्तियों में बनाते हैं, या फूलों में बनाते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा कि कहाँ बनाते हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है, क्या सब जगह बनता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में खाना कहाँ बनता है, तो वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी जब वो खाना बनाते हैं तो किस तरह से वो कच्ची सामग्री लेते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसमें हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन था इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक दे रखा है 1.2 में कि प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो पहला देखो सवाल जो था वो कहाँ बनता है, तो उसका आंसर मिल गया ना कि पत्तियां जो वो पौधों की खाद्य फैक्ट्री, यानी कि यहीं पर खाना बनता है, फैक्ट्रियां हैं ये। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। कच्चे पदार्थ मतलब कि जो खाना बना रहा है पत्ती, उससे तक पूरा सामान पहुंचना चाहिए। क्या क्या पहुंचना चाहिए, तो मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ कि पत्तियों तक क्या क्या पहुंचना चाहिए। देखो इसमें आपको दिखाया गया है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, उसके बाद उसको जल मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अगर ये चार चीजें पत्ते को मिल जाता है, ठीक है, बेसिकली चार चीजें अगर मिल जाता है तो पौधे अपना खाना बना देते हैं। तो खाने के फॉर्म में ये मिलता है उनको, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो लोग यही चीज इस्तेमाल करते हैं, तब जाके खाना बनाते हैं वो लोग। आगे लिखा है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मृदा मतलब मिट्टी में उपस्थित जो पानी, जो जल होता है, जो खनिज मिनरल्स होते हैं, वो जड़ द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, लिखा है तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तना तो आप जानते ही हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक फोटो में दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये देखो आपको दिखाया, काफी अच्छे दिखाया गया कि यहाँ से जल और खनिज जाता है, कैसे जाता है, तो देखो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। ठीक है, और पत्तियों में क्या होता है, खाना बन जाता है, कुछ इस तरह से ये बन जाता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों,
आगे लिखा हुआ है पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, लिखा है पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र क्या होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए इसे रंध्र कहते हैं। आप लोग को फोटो दिख रहा है, ये देखो, ये पत्ते को जूम करके यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, इसको जूम करके आपको दिखाया गया है कि किस तरह से ये बड़ा दिखाई देता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पसीने बाहर आते हैं, वैसे ही पत्तों में भी ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पानी बाहर आता है और गैस अंदर जाता है। ठीक है बच्चों, देखो बाहर क्या किया जाता है, एक तो ऑक्सीजन और एक पानी बाहर जाता है, और अंदर क्या जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वही है। तो सूक्ष्म रंध्र आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों के अंदर, उसी से क्या अंदर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है, उसके पत्तों के पास जाता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक वर्ड कोशिकाएं। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, पर बुक में है, तो मैं आपको समझाता हूँ कोशिकाएं होती क्या चीज़ है ये। अब मैं आपको इसको फोटो से समझाऊंगा। देखिए जैसे ये घर बन रहा है, तो घर के लिए सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा, ये सबसे छोटे हिस्से होंगे, तो कुछ इस तरह से होगा। ये पार्टिकल कण होता है ये, अगर ईंट की बात करें चाहे रेत की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे रेत। ठीक है, अब हमारी बॉडी हो गई, तो हमारी बॉडी के देखो इस तरह से कुछ सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, लाखों करोड़ हमारी बॉडी पर होता है ये। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम कोशिका। देखो ये इसका कोशिका हो गया, ये कोशिका हो गया। आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक ईंट हो गया, तो अगर हम ईंट को ब्रेक करके इसको आधा करना चाहें तो कुछ इस तरह से आधा हो जाएगा, और अगर इसको और ब्रेक करना चाहें तो कितना छोटा होगा, देखो ये कुछ इतना छोटा हो जाएगा, इतने छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाएंगे। पर अगर इसको और छोटा पीस करना चाहे तो ये बन जाएगा हमारे पास पीस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोशिका, जो इससे बना था। ठीक है, यानी कोशिका से तो ये ईंट बना था, इस छोटे वाले इकाई को कहते हैं कोशिका। अब हमारी बॉडी भी कुछ इसी से बनी हुई है, देखो ये बहुत बड़ा दिखाया गया है, ये पेड़ का कोशिका है, ये रेत का कोशिका है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कोशिका बेसिकली होता क्या है। सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं जो हमारी बॉडी से बनी होती है, तो वही यहाँ पर दे रखा था। यहाँ पर वो लिखा है कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो बच्चों इसी को कोशिका कहते हैं। आपको ये पढ़ना नहीं है, ये क्लास 8 और 9 में आपको पढ़ना है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है ना। तो ये किसका कोशिका है, तो ये अमीबा का है। ठीक है, ये किसका कोशिका है, तो ये अमीबा कोशिका है, जो आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ। आगे लिखा है यह रंध्र द्वार कोशिकाएं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना रंध्र क्या होता है। पत्ते को मैंने जूम, देखो यहाँ पत्ते को जूम करके दिखाया गया है, तो इसको इस तरह से कुछ बड़ा सा दिखाया जाता है, इसको रंध्र कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं द्वार कोशिका। देखो यहाँ पर लिखा है द्वार कोशिकाएं, और यहाँ पर लिखा है रंध्री द्वार। ये द्वार हो गया, एक तरह से गेट हो गया, जो कि हवा को पास इन करता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। लिखा है जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जल और खनिज यानी पानी और मिनरल जो जरूरी है पौधों के लिए, वो वाहिकाओं के द्वारा। वाहिका क्या होती है, ठीक है, वाहिका होती है जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, वैसे ही इनके पास भी नसें होती हैं। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मिनरल्स और वाटर ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो तना, इसे तना कहते हैं, तना के द्वारा ऊपर पहुंचता है, हर हिस्से में ये जा रहा है। और देखो ये पत्तों में भी कुछ इस तरह से होता है, देखो ये इस तरह से पानी जा रहा होता है या मिनरल जा रहा होता है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार और दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से मिनरल्स जाता है, पूरे पेड़ में, पूरे पत्तों में के पास पहुंच जाता है। तो आपने वाहिकाएं तो देख लिया होगा। ठीक है, नसें होती हैं इनमें, क्या कहते हैं, पेड़ों में। लिखा है ये वाहिकाएं नली के समान होती है। नली मतलब पतली पाइप के समान होती है, तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है पोषकों की पत्तियां तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। सतत मतलब लगातार रास्ता बनाती है, जो कि ऊपर की ओर जाता है। लिखा है पादपों में पदार्थों के परिवहन के बारे में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, तो 7 में उसको समझा देंगे। आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली जांच चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो यहाँ पर कहना चाहती है कि ऐसा क्या बात है जो पत्ते कर पाते हैं और भाग नहीं, तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। ठीक है,
क्लोरोफिल ही होता है पत्तों के अंदर जो खाना बनाने में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर वो लिखा ये कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में इस पत्ती की सहायता करता है। मैं बताना चाहता हूँ कि पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एनर्जी लेता है। चलिए मैं इसको फोटो दिखाता हूँ। देखो कुछ ये हमारे पास है, यहाँ पर देखो दे रखा है ना कि पत्तों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और ऊपर से एनर्जी लेता है, ये एनर्जी लेता है क्लोरोफिल, और नीचे से पानी और खनिज लेता है। तो उसकी सहायता से ये सब काम होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस बात को दोबारा बता देता हूँ। ये बताना ये चाहता हूँ कि ऊपर से सौर ऊर्जा एनर्जी लेता है, पत्तों में क्लोरोफिल होता है और नीचे से खनिज मिलता है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, खाना बनाने में पौधों की हेल्प करते हैं। इसको दोबारा यहाँ से पढ़ लेते हैं। लिखा है इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड का खाद्य संचलन में होता है, क्योंकि खाद्य संचलन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। यानी जो पौधे खाना बनाते हैं वो सूर्य की स्थिति में बनाते हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में लिखा है अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। 3-4 चीजें लिखा है इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम। अद्वितीय मतलब होता है कि इसके जैसा कहीं और नहीं होता, यानी सिर्फ ये पेड़ पौधों में ही होता है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। लिखा है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि जो सूर्य की रोशनी है उसे एनर्जी लेकर पौधे अपने अंदर एनर्जी बना लेते हैं। कौन बनाते हैं, पौधे, पेड़ पौधे। लिखा है अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। यानी कि अब तुम यहाँ पे तुमने पढ़ लेना कि सूरज के बिना यहाँ पर पौधे खाना नहीं बना पाते। तो जिस तरह से अगर पौधे अगर सूरज नहीं रहेगा, सूर्य अगर नहीं रहेगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे और जीवन नहीं हो पाएगा। वही आप लेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो कोई इंसान यहाँ पर बचेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, लिखा है प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, खाना उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, सभी जीव वो क्या खाते हैं, तो पौधे ही खाते हैं या जानवर खाते हैं। तो जानवर अगर खाते हैं कोई भी इंसान तो जानवर क्या खाएगा, पौधे ही खाएगा। तो अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, और जानवर ही नहीं रहेंगे तो इंसान का रहना नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो जिसमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है। पौधे अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, पत्तों से, तो ऑक्सीजन भी निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र 1.2 देखो मैं आपको दिखा, क्लोरोफिल होता है, सूर्य की एनर्जी ले रहा है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, यानी बनाती है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो ये वर्ड लिखा है इसको मतलब होता है एनर्जी। पौधे क्या बनाते हैं, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और वही एनर्जी हम खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ पर दिखाया भी गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और इन सब का इस्तेमाल करके क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन पौधे निकालते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है। आगे लिखा है इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की निर्मुक्त होती है, यानी निकलता क्या है, ऑक्सीजन निकलता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों से मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। यानी पत्तियों के अंदर क्या बनता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो यहाँ पर लिखा ना कार्बोहाइड्रेट, तो ये और ये स्टार्च दोनों एक ही है। तो पौधों के अंदर ये संचित मतलब होता है, इकट्ठा है ना, स्टोर हो जाता है और फिर बाद में हम उसे खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, यानी अगर जिस पौधे के अंदर स्टार्च नहीं होगा मतलब उसने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया है। लिखा है स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि दोनों एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये आपने फोटो अब तक कई बार देख लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला हम क्या पढ़ेंगे, तो अगला हम यहाँ
आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है बूझों ने देखा कि कुछ पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। आंसर देखो दे रखा है, हाँ, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, भले ही उनका रंग हरा ना हो। ठीक है, लाल हो, बैंगनी हो या भूरे रंग के वर्ण क्लोरोफिल को ढक देते हैं, लेकिन क्लोरोफिल मौजूद होता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। यानी कि आपको इस तरह से कलरफुल पौधे जो दिखाए जाते हैं इनके अंदर क्या होता है, तो क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, वही यहाँ पर ये पूछना चाहता था। इसका आंसर हमने दे दिया है। चलते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट लिखा है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संचलन होता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि सिर्फ हरे पत्ते ही नहीं करते, जो हरी शाखाएं होती हैं खाना उस पर भी बनता है, पत्ते उसमें भी अपना खाना बनाते हैं। आगे लिखा है, इसको मैं समझा देता हूँ कुछ फोटो के माध्यम से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पत्ते हरे हैं। ठीक है, ये पत्ते हरे हैं, साथ में जो उसकी शाखाएं, ये जो शाखाएं होती हैं ये भी क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ये पूरा पत्ता हरा है, यहाँ पर जो शाखाएं हैं जिनसे ये जुड़ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हरा भी है तो इससे जुड़ रहा होगा, इसको कहते हैं कि खाना अपना बनाते हैं। आगे लिखा है मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोजन द्वारा जल क्षय कम करने की पत्तियां शल्क अथवा शूल रूप हो जाती हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वाष्पोसर्जन, है ना। वाष्पोसर्जन क्या होता है वो बता देता हूँ। इसका मतलब होता है पानी का निकलना। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो है ना भाप की फॉर्म में, भाप जानते हो, है हल्की हवा की फॉर्म में ना पानी मेरे बॉडी से बाहर आ रहा है। इसी तरीके से पत्तों, देखो ये पत्ता है ना, कि इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ये जो छेद है यहाँ से क्या होते हैं, तो पानी बाहर आता है। किस फॉर्म में बाहर आता है, तो भाप से बन के आते हैं। आपको मैंने जो फोटो दिखाया देखो इस फॉर्म में ना, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा कि यहाँ से पानी तो निकल रहा है, वो यहाँ से पानी कुछ इस तरह से निकल रहा होता है इनके पत्तों से। इसी को कहते हैं वाष्पोसर्जन। ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी लॉस ऑफ वाटर, पानी का निकल जाना। तभी तो पत्ते सूख जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो ऐसे पत्ते ज्यादातर वो कांटेदार बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कांटेदार बन जाते हैं। ठीक है, उसका शल्क या शूल रूप, शल्क मतलब होते हैं कांटेदार बन जाते हैं। इन पादपों के हरे तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ऐसे पत्ते, ऐसे पेड़ जो हरे तने होते हैं वो भी ऐसा खाना अपना बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि आपको 2 पौधे लेने हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 पौधे लेने हैं, एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रख देना है और दूसरे को प्रकाश में रखना है। तो उससे क्या होगा, मैं आपको इसका आंसर ही दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, लाइट में अगर धूप में रहेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, और अगर वो डार्क यानी अंधेरे में रहेगा तो वो पौधा ऐसा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये बताया गया है कि पौधों के लिए क्या होता है, धूप बहुत जरूरी होता है। अगर धूप नहीं मिलेगा तो ऐसे वो पीले पड़ जाते हैं और एक टाइम पर खराब हो जाते हैं, यानी पौधे ही मर जाते हैं। ऐसे पत्ते जो धूप में रहते हैं, है ना, ये सनलाइट में है, ये तो यहाँ पर लिखा है लाइट, तो अगर सनलाइट में होते हैं तो उनको हरे होते हैं और अपना अच्छे से भोजन बनाते हैं। आगे आते हैं, देखो लिखा है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। क्या बताया गया है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देते हैं तथा ढक लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि वहां पर जो हरा रंग कम होता है, हरा रंग का जो क्लोरोफिल है वो कम होता है, और अन्य रंग के जो क्लोरोफिल है, या लाल हो उसके अंदर या भूरा हो या अन्य हो, वो उसमें ज्यादा होते, तो हमें वही दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको इस पेज पे दिखाया गया है, देखो यहाँ पर इसके अंदर क्लोरोफिल है तो, लेकिन हरा कम है, और जिस तरह से दिख रहा है वो कलर के यहाँ पर क्लोरोफिल ज्यादा होगा। अब जैसे ये हमें किस तरह वायलेट दिख रहा है ये, ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो सही, लेकिन वायलेट कलर वाला ज्यादा होगा। ठीक है, वही यहाँ बताया गया कि हरा वाला कम होता है, उसे ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था जब बूझो ने ये सवाल पूछा था। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर इसका आंसर मैंने उसी टाइम बता दिया था। आगे आते हैं, देखो लिखा हुआ है आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी कोई जैसे पादप देखे होंगे। अवपंकी क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखो इसे अवपंखी कहते हैं। आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, ऐसे काई वगैरह है ना, दीवार पे भी ऐसे देखा होगा, हरा हरा हरा। तो ये भी हरा ही होता है, यानी ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा आपने देखा ही होगा, आपके आसपास जो पोखर होगा, जो घर होगा, इसको कहते हैं अवपंखी। लिखा है देखे होंगे, अतः ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। जो जो हरा हरा का जो काई हमें दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम शैवाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। लिखा है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, इन है ना, यहाँ पूछा कि हरा रंग के क्यों दिखते हैं वो। ठीक है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा फोटो में, तो हरा रंग क्यों दिखते हैं, तो लिखा है इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। ये शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, ये लोग भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो लिखा है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ठीक है, तो पौधों के अंदर अभी हमने क्या पढ़ लिया, तो हमने ये पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, यानी एनर्जी कैसे बनती है ना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी, किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे हाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यानी बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, पेपर में पूछा आता है कि किससे बना होता है, तो देखो कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है, से बनते हुए यहाँ पर लिखा भी है ना। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। ठीक है, जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता है, लेकिन परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ये बोला गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है ना, और हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, ये हमारा बन गया, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर नीचे बोला गया था कि जो प्रोटीन है वो किससे बनता है, तो प्रोटीन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए, और इसके साथ में नाइट्रोजन भी चाहिए। ठीक है बच्चों, वहाँ पर वही लिखा था, तो इसके अलावा इसको नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, अभी तक हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है कि नाइट्रोजन पौधे लेते हैं। हमने तो कार्बन पढ़ लिया जो कि बाहर से मिलता है, हवाओं से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या पानी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा यहाँ पर क्लोरोफिल भी हमने पढ़ लिया था, कहाँ से मिल जाता है, तो पौधों के अंदर वो पाया जाता है। ठीक है, पर सवाल है कि इस नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, तो वो आपको अब पढ़ना है कि पौधों को अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। ठीक है, और जब ये नाइट्रोजन मिल जाता है पौधों को, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन बन जाता है, और फिर बाद में हम उनको खाते हैं तो वही प्रोटीन हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन किसके काम में आता है, तो प्रोटीन बनाने के काम आता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, सवाल यही लिखा हुआ है कि पौधों को कहाँ से नाइट्रोजन मिलता है। अब आपने ये पढ़ा होगा, है ना, तो यहाँ पर लिखा है, याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर होता है बहुत ज्यादा, आपने ये पढ़ा होगा, तो स्क्रीन पे आप लोग दिख रहा होगा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा एयर वाले चैप्टर में कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है हमारे एयर में, है ना। परंतु पादप पौधे जो है इसका अवशोषण इसी रूप से नहीं कर सकते। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो चीजें हैं पौधे ले लेते हैं, उस तरह से ये पौधे इसका यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते, तो नाइट्रोजन का यूज नहीं करते। नाइट्रोजन को लोग सीधा नहीं ले सकते। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा बताता हूं। जो नाइट्रोजन गैस है वो पौधे सीधा नहीं ले सकते। लिखा है मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है जो एयर में है, वो मिट्टी में रहने वाले कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उसको मिट्टी बना देते हैं। क्या कहा मैंने, मिट्टी बना देते हैं उन नाइट्रोजन को, और वहां से नाइट्रोजन पौधों के अंदर जाता है। इसी बात को मैं आपको फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए कुछ इस तरह से वो नाइट्रोजन ने इन जीवों ने लिया, अब यहाँ तो कुछ और बना, फिर ये जीवों ने लिया तो फिर यहाँ से नाइट्रेट बन गया, ठीक है, नाइट्राइट। फिर यहाँ से कुछ जीवों ने लिया, तो इस तरह से देखो यहाँ पर दोबारा दिखाया गया है कि नाइट्रोजन गैस को इन जीवों ने लिया, फिर यहाँ से कुछ और बन गया, यहाँ से कुछ इन जीवों ने लिया तो यहाँ पे कुछ और बन गया। इस तरह से ये पौधे अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, आप इसमें एक बार और देखिए किस तरह से नाइट्रोजन गैस को तोड़ दिया जाता है, इसको मिट्टी बना दिया जाता है, और मिट्टी के द्वारा ये क्या करते हैं, पौधे अपने अंदर इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से इनके पास क्या,
आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पौधे के अंदर क्या पहुंच जाता है, नाइट्रोजन चला जाता है। अब ये विलेय विलेय होता है, ये जो अंदर पहुंचा है, ये सभी पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी पौधे जो पानी ले रहा है तो पानी के द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसे उर्वरक कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा ना यूरिया, तो कुछ इस तरह से चीनी के दानों की तरह होता है। ये चीनी नहीं होता, ये जहर होता है बेसिकली, है ना। आपने गांव में, जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि इसको इस तरह से किसान खेतों में डालते हैं, तो इसी को कहते हैं उर्वरक, जो कि केमिकल से बनता है, ये फैक्ट्री में बनता है। और देखो ये जो गोबर जो दिख रहा है आपको, गंदगी, सड़ी गली गंदगी यहाँ पर जो दिख रहा है, इसे कहते हैं खाद। ठीक है, जो कि गाय के गोबर से बनता है। इसमें बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं जो खेतों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और वही कीड़े क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मिट्टी बनाने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको कुछ देर पहले भी दिखाया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। आगे लिखा है कि जिसमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है, यानी उर्वरक में बहुत ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन डाला जाता है, क्योंकि केमिकल से बनता है। ठीक है, लिखा है इस प्रकार के अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। तो पौधों को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, और जो खेतों में डाला जाता है, जो किसान डालते हैं, उस तरह से उनकी आपूर्ति हो जाती है, उनकी जो मांग थी पौधों की उनको मिल जाता है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से वो क्या बना लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बना लेते हैं, और वही प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर वही प्रोटीन आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। लिखा है 1.3 में पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी पौधे कुछ और भी तरीके से खाते हैं। तो देखो लिखा है कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ऐसे पौधे कौन से होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, आप ये फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है वे भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते, वे अपना भोजन नहीं बना सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं, जो खाना ही नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, और नहीं खाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे, तथा वे पोषक किस प्रकार करते हैं, अपना एनर्जी किस प्रकार लेते हैं, वही बताया गया है। लिखा है मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये पौधे जो होते हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंसानों की तरह ही दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो डिपेंड दूसरों पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। वैसे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, है ना। ऐसे को क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। देखो लिखा है चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रसीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है। देखो आपको फोटो में दिखा देता हूँ, आपके बुक में वो दे रखा है, ये पीले कलर का यहाँ पर है ये। ठीक है, इसे अमरबेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ बताया गया है। लिखा है ये अमरबेल का पौधा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। देखो ये हरा नहीं था, ये पीला पीला था, तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। समझ में आया आपको। देखो यहाँ पर दो पौधे हैं, देखो एक तो हरा सा है जो बड़ा है ना, यहाँ से निकलता है, और जो दूसरा है वो इसके पेड़ के कहीं ऊपर से ही पनप जाते हैं और ऊपर से बढ़ते रहते हैं, है ना। ये जो पीला पीला आपको दिख रहा होगा, इस पीले को क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे परजीवी। ठीक है, और जिस पर ये है उसे बोलेंगे परपोषी। समझ में आ गया। जो पेड़ खड़ा है इस पे परपोषी कहते हैं, जिस पर है वो, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी का अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परजीवी। जो यहाँ पर पीला पीला सा है इसको परजीवी बोलते हैं, यानी कि इसको धूप नहीं लेना था, ये रोकता है, वंचित होता है रोकना, तो धूप को ये रोकता है पौधे को। ठीक है, और सारा एनर्जी पौधे से ये ले लेते हैं। कौन लेते हैं, तो पीले वाले अमरबेल का पौधा। ठीक है, तो लिखा है कि भी एक प्रकार के परजीवी हैं। यहाँ पे कुछ छूट गया पॉइंट। लिखा है क्या हम अन्य जंतु यानी कि हम जो इंसान है, क्या हम भी एक प्रकार के परजीवी हैं। आपको इस विचार करना चाहिए और अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो क्या हम भी परजीवी हैं, नहीं हम परजीवी नहीं हैं। ठीक है, लिखा है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी होते हैं। ये क्या परजीवी होते हैं, तो हाँ ये परजीवी होते हैं, क्योंकि ये खून चूसते हैं। तो मैं बता देता हूँ परजीवी होता है क्या है। परजीवी होता है
चूसना, है ना, जो दूसरे का खून चूसते हैं, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो ये जो जीव है ये क्या है, तो ये है हमारा जूं, जो कि पानी में गंदे पानी में पाया जाता है। तो जूं जो क्या करता है वो हमारी बॉडी से खून निकाल लेता है। या खटमल की बात करें तो खटमल ही हमारी बॉडी में जो खाट में है ना, या मच्छर होते हैं, ये बेसिकली हमारे खून चूस लेते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, जोंक जो होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है। जोंक के बारे में बताया था मैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतु का भक्षण करते हैं? लिखा है कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। यह विषमकारी नहीं है? यानी कि यहाँ पर बोला गया है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीड़े को खा जाते हैं। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? क्या आपको सुनकर सरप्राइज नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि पौधे हैं वो जीव खाते हैं, कीड़े खाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है चित्र 1.6 पादप को देखिए। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये कुछ घड़े के टाइप में वो ढक्कन है ये, है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जीव जाते हैं, कीड़े आते हैं, उसमें फंस के मर जाते हैं। बोलते हैं इसी को कहते हैं घड़पर्णी, है ना, या पिक्चर पौधे। ये घड़े के जैसी संरचना इसमें होती है। इसमें कीड़े क्या कर जाकर उसमें फंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। देखो लिखा है इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती को रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग ये क्या होता है, तो एक प्रकार पत्ता ही होता है इसका। ठीक है, तो वही बताया गया, घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, अनेक बाल जैसे होते हैं, जो नीचे की ओर ढलके होते हैं। यानी कि अगर तो कोई जाएगा तो नीचे की ओर जाके फंस जाएगा। जैसे हमारे नाक के बाल होते हैं, है ना, जैसे अंदर की ओर होते हैं, वैसे ही अंदर की होते हैं। अंदर की ओर जो कोई भी जीव जाएगा तो वो बाहर की तरफ बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, वो लिखा है ये अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसमें रोमों के वो फंस जाते हैं। जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसी में बीच फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है बच्चों, लिखा है घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। यानी कि वो जो घड़े जैसे जीव क्या कहते हैं पौधे हैं, उसमें एक प्रकार का केमिकल रिलीज होता है, उसमें वो पच जाते हैं, जल जाते हैं उसमें, है ना। लिखा है कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो जो पौधे ऐसे किसी जीव को मारे खा जाते हैं उसको हम कहते हैं कीट भक्षी पादप। इसका एग्जाम्पल दे रखा है वीनस फ्लाई ट्रैप और संडीव कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपके संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से कभी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो सही बात है, जो इनकी आवश्यकता होती है वो मिट्टी से नहीं मिल पाता, तभी तो जीव को मारे खाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मृत जीवी। ठीक है, 1.4 में मृत जीवी क्या होता है, तो जो ऐसे जीव जो मरे हुए को खाते हैं, ऐसे पौधे जो मरे हुए को खाकर बढ़ते हैं। इसके बारे में फिर जानकारी लेते हैं। लेकिन आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे, है ना। लेकिन वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छालों पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी देखे होंगे, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि आइए देखें कि जीवन यापन के हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। जीवन जीने की इनको किस तरह से आवश्यकता होती है और किस तरह से ये अपना खाना खाते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है, देखते क्या लिखा है आगे। तो यहाँ पर ये हमारा कुछ क्रियाकलाप दे रखा है। तो ये दे रखा है हमारे छत्रक, इसे मशरूम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेचा जाता है ये मार्केट में। तो हमारे क्रियाकलाप दे रखा है, तो क्रियाकलाप को खुद में घर में करना है। ये यहाँ पर ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको 2-3 दिन के लिए भिगो देना है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जब हम ब्रेड को भिगो कर रखेंगे 2-3 दिन बाद अगर देखेंगे उसको लेंस से तो कैसा दिखाई देगा। तो मैं आपको फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिखाई कैसे देगा। देखो ब्रेड को अगर हम पानी में भिगो दें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, खराब हो जाता है। तो अगर अचार में गलती से पानी वगैरह पड़ जाए या गंदा हाथ लग जाए तो अचार भी इस तरह से सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, जो ये वाइट दिख रहा है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। लिखा है यह जीव कवक या फंजाई कहते हैं। जो व्हाइट बन जाता है इसे हम फंजाई या कवक कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, ये मृत और विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। यानी जो चीज मर जाता है, जो सड़ जाता है, उनकी बॉडी से निकलते हैं ये। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो मशरूम है ये कहाँ से निकल रहा है, तो बारिश हुए सड़े हुए पेड़ से। ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रखा था जिससे ये पेड़ सड़ गया था और यहीं से वो मशरूम बाहर
आए हैं, ठीक है, तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। विलेय होता है एक हल्का सा सॉलिड बना देते हैं। लिखा है तत्पश्चात वे विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर जो सड़ जाता है उसी को भोजन का इस्तेमाल से वो करते हैं और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों के पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं, ठीक है बच्चों। लिखा है मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। तो जो जीव ऐसे होते हैं जो इन ऐसे मरे हुए खा लेते हैं, इसको मृतजीवी जानवर कहते हैं या मृतजीवी जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये था, हमारे जो एग्जाम्पल दे रखा है कवक, इसे इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। वो आचार में पड़ जाता है, जिससे मैंने फोटो दिखाया। और क्या खराब पड़ जाता है? तो चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। नम मतलब पानी से भरा हो, तो जहाँ पर पानी होता है वहीं पर ही ज़्यादातर ये होते हैं। जैसे कि ब्रेड के केस में हमने देखा था, ब्रेड को पहले हम पानी में डाल देंगे तो 2 दिन बाद वो सड़ जाता है और उसके ऊपर कवक आ जाता है, ठीक है। लेकिन कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है, यानी कि वर्षा ऋतु में इनको पानी मिल जाता है, इसलिए वहां पर ये होते हैं। लिखा है इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाता है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये मटका था, तो मटके के ऊपर से कुछ तरह से व्हाइट कवक आ गया है, क्योंकि पानी इसको मिल जाता है। वर्षा और ऋतु में इसको पानी कहीं से मिल जाता है इस तरह से, है ना, और यहाँ पर कवक आ जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो बोला कि अपने पेरेंट्स से पता कीजिए किस तरह से होता है। देखो लिखा हुआ है, पहेली को याद है कि सबसे उसके सुंदर जूते जिन्हें वो विशेष अवसरों पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहते कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो हवाओं से आते हैं, ठीक है, हवाओं में छोटे छोटे जीव में होते हैं ये, और उन्हीं के द्वारा ये ट्रांसफर होके उस चीज में बैठ जाते हैं जहां पर पानी पाया जाता है। देखो इसको पढ़ते दोबारा से। लिखा है समय तक कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जब वे किसी जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते तो नम एवं उष्ण हो, किस पे हो? जो नम हो, यानी जहां पे पानी हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यानी वहां पर एक कवक जाता है हवाओं के द्वारा, या कैसे भी है ना, यहाँ पर लिखा ना वायु में उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर लिखा भी है जो हवा में उपस्थित हैं वो कहीं पर जाके बैठ जाते हैं जहां पर पानी हो, और वहां पर वो अंडे देते हैं। अंडे मतलब देते हो, अंकुरित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अपने आप को, ठीक है, नए को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो सीधा आंसर है कि आपको बारिश से वहां पर बचाना होगा। पानी से दूर रख दो, किसी भी चीज को पानी से दूर रख दो, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। क्या क्या लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते रहते हैं। आवास क्या होता है? घर, है ना, घर बांटते रहते हैं। पोषक तत्व तो एक दूसरे को बांटते रहते हैं। पोषक होता है खाने पीने की चीजें, बांटते रहते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान क्या करते हैं? इंसान लेते हैं पेड़ पौधों से ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ले लेते हैं, और वो अपनी बॉडी से निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अपनी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पौधे लेते हैं। तो इस तरह से एक लूप बना होता है कि पौधे हमसे कुछ लेते हैं और हम पौधों से गैस लेते हैं, ठीक है। इसी को सहजीवी संबंध भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखा है, वो पढ़ते हैं। लिखा है कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं ना, कुछ कवक जो है वो वृक्ष की जड़ों में पाए जाते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। तो ये जो कवक है वो क्या करते हैं? कवक पौधे से लेते हैं, दोबारा बताता हूँ, पौधे से कवक क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, और बदले में उन्हें जल और पोषक की अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है, ठीक है बच्चों। पर देखो यहाँ पर ये फोटो है, देखो यहाँ पर कवक होते हैं, यहाँ पर कवक होते हैं। तो कवक क्या करते हैं? तो एनर्जी लेते हैं इन पौधों से एनर्जी लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो और एनर्जी ले लेते हैं, और ये पौधे क्या करते हैं? उन्हें अपने बॉडी में रहने देते हैं, और ये पानी को ऊपर की ओर पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन करता है? तो कवक करते हैं, वही वहां पे बताया गया है।
इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा तो बताता हूँ। देखो वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं यानी खाना देते हैं, और जो बदले में कवक क्या करते हैं, कवक मैंने बताया ना फंजाई जो छोटे वाइट वाइट जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी को सोखने में हेल्प करते हैं, पानी को सोख कर पेड़ पौधों को वो ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस तरह से ये सहजीवी संबंध पे दोनों आते हैं। हम लोग भी आते हैं, हम लोग पौधों को हवा देते हैं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। आगे आते हैं, वो लिखा है लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा क्या होता है, कवक कहते हैं। एक को शैवाल कहते हैं बच्चों और एक को कवक कहते हैं। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूं। देखो ये जो रंगीन दो पीला पे दिख रहा है ये शैवाल हो गया, और ये जो व्हाइट वाला हो गया ये क्या हमारा, ये कवक हो गया। ठीक है, तो ये आपस में ये लोग सहजीवी संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यानी कवक क्या लेता है, तो खाना लेता है हरे पौधे से, और हरे पौधे को ये रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी बात में लिखा है बुक में, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लोग आपस में लेन देन करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है ना। पोषक क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, किस तरह से वापस मिल जाता है। तो जिस तरह से हम लोग पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस पौधे लेते हैं, तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। उसी तरह से नाइट्रोजन का चक्र भी चलता रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पौधे में आप, इस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से नाइट्रोजन घूम घूम के हमारी पृथ्वी पर ही रहता है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है, क्या आप अपने किसानों को अपने खेतों में तो माली को बगीचे में लॉन और गमलों में खाद या उर्वरक डालते देखा है। देखो मैंने आपको फोटो में भी दिखाया भी था। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, यानी खाद को मृदा में मिलाया क्यों जाता है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर लिखा भी है, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, तो मिट्टी से खनिज पदार्थ लेते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। मिट्टी में क्या होती है, तो लगातार कम होती रहती है। ठीक है, लिखा है उर्वरक एवं खाद में क्या होता है, तो मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो देखो नाइट्रोजन, जो कि वो कीड़े वगैरह जो होते हैं, जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी बना देते हैं। उसके अलावा उसके मिट्टी में पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ठीक है बच्चों, जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है। सिंपल सी बात है, ये सब मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो पौधे होते हैं वो लगातार इनका यूज करते रहेंगे, और अगर यूज करेंगे तो एक टाइम पर ये खत्म भी होगा। वही यहाँ बताया गया है कि जो मिट्टी के अंदर ये जो मिलते हैं पोषक तत्व, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट में NPK बुलाता है। P और K, N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस और K से होता है पोटेशियम। ठीक है बच्चों, में आ गया होगा। तो ये जो NPK होते हैं पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि पौधे लेते रहते हैं, लेकिन लगातार यूज़ करने के बाद ये क्या होते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि अगर पौधे अगर ज़्यादा करेंगे तो धीरे धीरे मात्रा कम होती रहेगी। इसलिए क्या होता है, जो किसान होते हैं उसमें वो क्या डालते हैं, तो लिखा है किसान मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से अगर मिट्टी बार बार इसको मिट्टी के अंदर हम पौधे डालेंगे तो पौधे उनको इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे, इसलिए उसमें क्या डालने पड़ती है, उसमें उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादप उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो अगर हमें पता रहेगा कि किस तरह से पौधे उगेंगे या किस तरह से वो स्वस्थ रहेंगे तो हम वहाँ पर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हमें नॉलेज होना ही चाहिए। लिखा है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन चाहिए ही होता है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। लेकिन फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जब फसल कट जाता है
ठीक है। उसके बाद पौधों में क्या कहते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन गैस सीधा ना लेकर वो मिट्टी से लेते हैं, मिट्टी में जो छोटे जीव होते हैं उनमें से लेते हैं ना। तो दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप से ही अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है। विलेय होता है बहुत छोटे रूप में करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, जीवाणु, ठीक है, जो जीवाणु होता है छोटे कीड़े होते हैं ये, इन्हें राइजोबियम कहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो कि कितना परसेंट है, लगभग 76% है, 76 to 78% है, वो उस पदार्थों को परिवर्तित करते हैं, मिट्टी बना देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है। ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो जो राइजोबियम है वो कहाँ रहता है, तो उनकी जड़ों में पाया जाता है। एक प्रकार का जीव होता है ये, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो आपको समझ में आएगा, ये जो राइजोबियम कीड़ा है ये नाइट्रोजन को मिट्टी बनाकर पौधों को देता रहता है, और पौधों का जो खाना बन जाता है वो खाना ये राइजोबियम ले लेते हैं। लेकिन अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ बताया गया जो दाल है वो सब फलीदार द्वारा ही पाया जाता है, इसमें अंदर फल होता है। देखो इस तरह से आप फोटो में दिख रहे हैं, ये जो फलीदार कहते हैं, इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। तो राइजोबियम ने पौधों को क्या दिया, तो नाइट्रोजन गैस दिया मिट्टी के फॉर्म में। तो पौधे क्या कहते हैं, उसको खाना देते हैं और आवास देते हैं। आवास मतलब घर, एक उसे रहने देते हैं। ठीक है। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। हमने पढ़ी सहजीवी संबंध क्या होता है, जहाँ पर लेन देन होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी उनको खाद एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता, ऐसा करना पड़ता है। तो यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए समयतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती। तो अगर ऐसा किसान करते हैं तो उनको अगले साल भी नहीं की जरूरत पड़ता। ठीक है, किसी जरूरत नहीं पड़ती। तो एनपीके जो था ना यहाँ पर, एनपीके जो हमारे पास था, क्या था ये केमिकल, ये उनको ऑलरेडी नीचे से मिल जाता है, पेड़ों को, पौधों को मिल जाता है। लेकिन इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत ही कम जो होते हैं वो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी होते हैं, मृतजीवी बहुत कम होते हैं। लेकिन परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। प्राणी मतलब हर एक जीव, हर एक इंसान दूसरों पर डिपेंड करता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो विषम पोषी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हीं को समूहित किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी है? तो हाँ, ये सच बात है, इसको हम आंशिक विषम पोषी कह सकते हैं, क्योंकि जो कीटभक्षी होते हैं वो अपना खाना बनाते तो सही है, लेकिन दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा पोषण के लिए। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, अभी के लिए इतना ही, आगे कुछ है? हाँ, तो इसका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बना देंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो थैंक यू।